यस, गुड आफ्टरनून। चलो, कल अपन ने बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था और हम लोगों ने एडिशनल डेप्रीसिएशन कॉन्सेप्ट लिख लिया था। कल एक्सप्लेन करना बाकी है। पहले तो अपन ने पता है ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम करके पढ़ा था कल। अब ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम क्या होता है, तो आप असेट का ग्रुप बनाते हो और ग्रुप जो है उसको डेप्रीशिएट करना स्टार्ट करते हो। तो अपन ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम में ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप को क्या करते हैं, डेप्रीशिएट करते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमने कौन सा असेट ट्रांसफर किया है, हम सिर्फ वैल्यू के बेसिस पे सब कैलकुलेशन करते हैं। हम लोग फीफो मेथड फॉलो करते हैं फॉर वैल्यू, और हम क्या करते हैं, जो भी हमने बेचे असेट्स वो हमेशा पहले ओपनिंग में से माइनस कर देते हैं। अब डेप्रीसिएशन जो है वो आपको माइनस करने तभी मिलता है जब तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगा। पहला, असेट जो है वो डेफिनेशन के अंदर फॉल होना चाहिए, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। सेकंड, आप असेट के ओनर होने चाहिए, एंड ओनर जो है वो असेट यूज करना चाहिए फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। यूज कैन बी एक्टिव और इट कैन बी पैसिव यूज। एंड ओनर का मतलब है कि इवन इफ यू आर अ बेनिफिशियल ओनर तो भी चलेगा, रजिस्टर्ड ओनर जरूरी नहीं है। सेकेंड, असेट को चार क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड इंटेंजिबल। और फिर हमने रेट्स ऑफ डेप्रीसिएशन पढ़े थे। रेट्स के अंदर आप याद करोगे तो इट इज लाइक कि अगर बिल्डिंग है उसमें रेसिडेंशियल यूज है तो 5%, कमर्शियल यूज है तो 10%, होटल्स एंड बोर्डिंग हाउसेस पे 10%, उसके बाद ये अपना फर्नीचर की सॉरी टेम्पररी स्ट्रक्चर्स पे 40%, फिर उसके बाद फर्नीचर के ऊपर 10%, फिर प्लांट एंड मशीनरी जनरल रेट मोटर कार में 15, हायरिंग बिजनेस के केस में 30%, फिर अगर मोटर कार 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में परचेज की है और 31 मार्च 20 तक आपने यूज करना स्टार्ट कर दिया है तो फिर 15 हो जाएगा 30 और 30 हो जाएगा 45। शिप्स के केस में रेट इज 20%, एयरक्राफ्ट के केस में 40%, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 40, बुक्स के केस में 40, फिर लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में 40, जनरल रेट प्लांट एंड मशीनरी का 15%, बराबर, और इनटेंजिबल असेट पे 25%। फिर देर आर टू सिस्टम ऑफ डेप्रीसिएशन, पहला इंडिविजुअल असेट सिस्टम एंड सेकेंड ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम। इंडिविजुअल असेट सिस्टम में आप डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करोगे ऑन ईच एंड एवरी असेट सेपरेटली। ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम में आप ग्रुप बनाओगे और ग्रुप को डेप्रीशिएट करोगे। एक ग्रुप कैसे बनता है, असेट्स विच आर फॉलोइंग इन सेम क्लास एंड हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज वन ब्लॉक। फिर आपको क्या फॉलो करना है, तो इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल असेट्स इज टू फॉलो ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम। अगर आप पावर जनरेटिंग यूनिट्स हो तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इंडिविजुअल भी फॉलो कर सकते हो। मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन क्या हो जाएगा, तो WDV मेथड होगा फॉर ब्लॉक एंड इंडिविजुअल असेट सिस्टम होगा तो SLM। डेप्रीसिएशन या तो हाफ होगा या तो फुल। अगर असेट करंट ईयर में खरीदा है और करंट ईयर में ही आपने उसको यूज किया है फॉर लेस देन 180 डेज तो हाफ, नहीं तो फुल। और फिर अपन ने फॉर्मेट देखा था। उसके पहले हमने सेक्शन नंबर 31 पढ़ा था, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। अगर ये दो खर्चे आप करते हो रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस के फॉर प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, तो वो दोनों माइनस करने मिलेगा। फिर उसके पहले 30 पढ़ा था, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी एंड सॉरी फॉर बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के रिलेशन में अगर ये चार खर्चे होते तो वो माइनस करने मिलेंगे।
उसके पहले हमने फॉर्मेट पढ़ा था। फॉर्मेट में आप लोगों को पीएनएल अकाउंट दिया गया होगा। पीएनएल में जो नेट प्रॉफिट होगा वहां से स्टार्ट करो एंड फिर ऐड लेस करना है। ऐसे खर्चे जो आपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिए हैं लेकिन अलाउड नहीं है, वो सारे खर्चे आप क्या करोगे, ऐड। फिर ऐसे खर्चे जो डेबिट नहीं किए लेकिन करने चाहिए, वो आप क्या करोगे, लेस। फिर उसके बाद इनकम्स जो क्रेडिट हो चुकी है लेकिन करनी नहीं चाहिए थी, वो क्या करोगे आप, और जो करनी चाहिए थी क्रेडिट और वो नहीं की है, वो ऐड। और उसके पहले हमने चार्जिंग सेक्शन देखा था, सेक्शन नंबर 28। सेक्शन 28 में टोटल 7 इनकम हमने डिस्कस कर ली है, 2 इनकम्स बाकी है, बराबर। जूम पे जब तक सबका कैमरा ऑन नहीं होगा ना, मैं आपसे वीडियो मेरा खुद का ऑन नहीं करूंगा, तुम सिर्फ सुनते रहो जूम पे। चलो, टाइम पास करने का है, तुम लोग से सीखो कुछ। चलो अब ध्यान देना, कल हम लोगों ने एडिशनल डेप्रीसिएशन करके एक कॉन्सेप्ट लिख लिया था, डिस्कस करना बाकी है। चलो पहले तो आपने जो कल मेरे साथ पढ़ा ये था नॉर्मल डेप्रीसिएशन। ये जो भी आपने सीखा अभी तक दैट वाज नॉर्मल डेप्रीसिएशन। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, एडिशनल डेप्रीसिएशन। अब गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को बहुत ज्यादा एनकरेज करता है। किसको बहुत ज्यादा एनकरेज करता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को। तो गवर्नमेंट ने ना जो लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंगेज्ड हैं उनको बेनिफिट दिया है। ध्यान से समझो, ये जो कॉन्सेप्ट है एडिशनल डेप्रीसिएशन, ये कॉन्सेप्ट पहले तो अप्लाई किसको होता है, तो दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली टू पर्सन्स हु आर एंगेज्ड इन या फिर बिजनेस ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अगर आप ये बिजनेस में एंगेज्ड हो तो ही आपको ये एडिशनल डेप्रीसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा, आपके पास असेट कौन सा होना चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी। और उसमें भी ये जो 4 प्लांट एंड मशीनरी है 1, 2, 3 एंड 4, ये इनएलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी है। मतलब ये प्लांट एंड मशीनरी पे आपको एडिशनल नहीं मिलेगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ यू आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और बिजनेस ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, एंड आप क्या खरीद रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी जो एलिजिबल है, तो उस पर हम आपको नॉर्मल डेप्रीसिएशन तो देंगे ही, साथ साथ में हम आपको एडिशनल डेप्रीसिएशन भी देंगे। अब 2 चीजें पीएनएल में डेबिट कर सकते हो, क्या, नॉर्मल डेप्रीसिएशन प्लस एडिशनल डेप्रीसिएशन। आप दोनों चीजें लिख सकते हो, लेकिन यस, पहले तो ये एडिशनल डेप्रीसिएशन का बेनिफिट मिलेगा किसको, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंगेज है या फिर एंगेज है इन बिजनेस ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड, क्लास ऑफ असेट क्या होना चाहिए, ओनली प्लांट एंड मशीनरी। एंड इसमें इनएलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी का लिस्ट है क्या, एक तो सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। मतलब क्या, अगर कोई मशीन आपने किसी और पर्सन से खरीदा है, मतलब वो पर्सन पहले यूज कर रहा था, आपने उससे खरीदा, कहने से अब आपको हम उस असेट पे एडिशनल डेप्रीसिएशन का बेनिफिट नहीं देंगे। मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट एंड शिप्स। फिर प्लांट एंड मशीनरी विच इज इंस्टॉल्ड इन, एंड ऐसा प्लांट एंड मशीनरी whose 100% cost is allowed as deduction in first year। मतलब क्या, आगे जाके मैं आपको थोड़े सेक्शंस पढ़ाऊंगा, उसमें आप ऐसा सीखोगे कि आप प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो ना, पूरा का पूरा प्लांट एंड मशीनरी ही आप पीएनएल में डेबिट कर सकते हो। अब जब पूरा प्लांट एंड मशीनरी ही पीएनएल में डेबिट, तो फिर हम आपको डेप्रीसिएशन क्यों देंगे उस असेट। रेट ऑफ एडिशनल डेप्रीसिएशन क्या होगा, ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। बट अगर समझो आपने ये असेट करंट ईयर में खरीदा है और करंट ईयर में आपने यूज किया है फॉर लेस देन 180 डेज, तो इस साल 10% लेना
और बैलेंस 10% नेक्स्ट ईयर ले लेना। मतलब आपको एक असेट पे 20% एडिशनल मिलेगा, और ध्यान से सुनना, हर साल नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही बार मिलेगा, सिर्फ एक ही बार आपको एडिशनल डेप्री मिलेगा, बस हर साल नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही बार मिलेगा, वो याद रखना। अब 20% अगर तुमने करंट ईयर में ही ले लिया तो फिर खत्म, नेक्स्ट ईयर से कुछ नहीं। और अगर तुमने करंट ईयर में 10% लिया है तो नेक्स्ट ईयर 10% लो, उसके बाद से कुछ नहीं, एक असेट पे एक बार। एंड बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग अमाउंट्स टू मैन्युफैक्चर एंड देयरफॉर एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन। अरे समझा? अब है ना, अब इसमें एक पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। क्लास ऑफ असेट कौन सा है? एंड अपन जनरल रेट ले रहे हैं 15। ये 15% कौन सा रेट है? नॉर्मल डेप्री का रेट है, ये नॉर्मल डेप्री का। अब मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिए थे, आज मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा ऑन एडिशनल डेप्रीसिएशन। अपना फॉर्मेट याद करो, अपन लिखते थे ओपनिंग, फिर एडिशन, फिर उसमें लेस देन एंड अदर्स, और लेस सोल्ड। क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्रीसिएशन। याद आया आप लोगों को? चलो, 8000 असेट्स है, सॉरी 5000 असेट्स है, 58 लाख वैल्यू है। 8000 असेट्स और खरीदे 12 लाख, 3000 असेट्स और खरीदे 10 लाख, और अब मैंने सेल्स में ना, सेल्स में कुछ भी नहीं है, सेल्स में मेरे कुछ भी नहीं है। अब मैं कैसे यहां पे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करूंगा? तो ये केस तो बहुत इजी है। 16000 असेट्स है मेरे पास, जिसकी वैल्यू 80 लाख है। पहले इस पे मैं नॉर्मल डेप्री कैलकुलेट अगर करूं तो वो हो जाएगा ऑन 12 lakhs इंटू 15% इंटू हाफ, एंड ऑन 68 lakhs इंटू 15%। ये नॉर्मल डेप्री हो गया। और दूसरा एडिशनल डेप्री। अब एडिशनल डेप्री में मेरा एक पॉइंट क्या है कि ये 58 lakhs वाले असेट तो मैंने लास्ट ईयर या उसके पहले खरीदे होंगे, तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि उस पे मैंने एडिशनल डेप्रीसिएशन का बेनिफिट ले लिया होगा, पास्ट में ले ही लिया होगा ना जब खरीदा होगा तब। तो अभी बाकी किस किस पे है? 12 और 10 पे। तो अब एडिशनल डेप्री ऑन 12 lakhs इंटू 20% इंटू हाफ, एंड ऑन 10 lakhs इंटू 20%। आप अमाउंट कैलकुलेट कर लेना और क्लोजिंग WDV निकाल लेना। अब मेरे लिए सेकेंड एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। $5,000 assets 58 lakh value, 8,000 assets 12 lakh, 3,000 assets 10 lakhs, 10,000 assets बेचे, मतलब 6,000 बचे और 8 लाख वैल्यू बची है। अब अपने को इधर नॉर्मल डेप्री में याद करो ना, अपने फीफो फॉलो करते हैं। पहला इधर से गया होगा, फिर अदर्स में से गया होगा, फिर इधर से। मतलब अगर कोई मुझे बोले कैलकुलेट नॉर्मल डेप्री, तो इट इज ऑन 8 lakhs इंटू 15% इंटू हाफ, बराबर। तो ये तो हो गया नॉर्मल डेप्री। अब बात कौन सी आती है? बस अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एडिशनल डेप्रीसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट 20%। ये 20% जो आपको मिलता है ना, 20% किसका मिलता है? जरा पढ़ो, एक्चुअल कॉस्ट। मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? एक्चुअल 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 कॉस्ट। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है? हमें एडिशनल डेप्री WDV पे कैलकुलेट
नहीं करना है, दिस इज WDV, हमें करना है ऑन। अब ये 58 lakhs पे मेरा वही अजम्पशन है कि मैं क्लेम कर चुका हूं, तो एडिशनल डेप्री कितना ऑन 12 lakhs इंटू 20% इंटू हाफ एंड ऑन 10 lakhs इंटू 20%। ये तो WDV है, उस पे नहीं करना, किस पे करना, एक्चुअल कॉस्ट पे। बोलो समझा ये? तो ये दो एग्जांपल्स है ऑन एडिशनल डेप्रीसिएशन। 2 मिनट रुक जाओ, एक कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेन करता हूं, फिर साथ में लिख लेना। अब याद करो पावर जनरेटिंग यूनिट्स, पावर जनरेटिंग यूनिट्स के पास पता है ऑप्शन होता है कि वो इंडिविजुअल असेट सिस्टम भी फॉलो कर सकते हैं या फिर ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम भी। अब अगर उन्हें इंडिविजुअल असेट सिस्टम फॉलो करना है तो उन्हें फर्स्ट ईयर जो होगा ना, फर्स्ट ईयर का जब वो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें उनको बोल देना पड़ेगा कि हम इंडिविजुअल फॉलो करना चाहते हैं। अगर उन्होंने फर्स्ट ईयर में चूज कर लिया, खत्म, फिर यही लाइफ टाइम उनको अप्लाई होगा। कभी भी वो लोग सिस्टम को स्विच नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ईयर में डिसाइड कर लो। अब पावर जनरेटिंग यूनिट्स अगर इंडिविजुअल असेट सिस्टम फॉलो करेंगे तो मेथड हो जाएगा SLM, ब्लॉक होगा तो WDV है। और अब एक छोटा सा डिसएडवांटेज क्या, कि अगर आप इंडिविजुअल असेट सिस्टम फॉलो करोगे, कौन, पावर जनरेटिंग यूनिट, तो हम आपको कोई भी असेट पे एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं देंगे। एडिशनल डेप्रीसिएशन हम तभी देंगे व्हेन यू फॉलो ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम। ब्लॉक फॉलो करोगे तो ही एडिशनल मिलेगा। सो देखो पावर जनरेटिंग यूनिट्स के पास पहले तो क्या होता है, ऑप्शन, वो इंडिविजुअल फॉलो कर सकते हैं सिस्टम या फिर ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम। इंडिविजुअल असेट सिस्टम फॉलो किया तो मेथड SLM, इधर WDV, इधर एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा, इधर एडिशनल डेप्रीसिएशन। बोलो पहले इतना समझा? अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि सर चलो हमें ये समझ गया सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल सर, अगर असेट की एक्चुअल कॉस्ट 100 रुपया है, 100, एंड रेट ऑफ डेप्री 10% है, तो फर्स्ट ईयर में ओरिजिनल कॉस्ट आप लिखोगे 100, माइनस करोगे डेप्री, कितना 10, कितना बचा 90, वापस आप माइनस करोगे डेप्री, कितना 10, कितना बचा 80, वापस आप माइनस करोगे डेप्री, कितना 10, कितना बचा 7। हर साल आपका अमाउंट सेम क्यों है डेप्री का? SLM फॉलो कर रहे हैं इसीलिए, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इसमें तो कुछ दिमाग लगाने जैसा ही नहीं है अपने को। इधर क्या हो जाएगा, PNL में डेबिट फर्स्ट ईयर के 10, सेकेंड ईयर के PNL में डेबिट कितना 10, थर्ड ईयर के PNL में डेबिट कितना 10, हर साल 10 10 10 10 10 आएगा। अब हमें क्या सीखना है कि सर अगर ये असेट हमने सेल कर दिया तो क्या होगा, क्या कर दिया तो क्या होगा? याद करो कल ही मैंने सिखाया था, ब्लॉक वाले असेट अगर आपने सेल किए तो कहने से वो दूसरे असेट्स की वैल्यू कम ज्यादा हो जाती है। ये वाले असेट के केस में क्या? तो अब ध्यान से सुनो। पॉसिबिलिटी नंबर 1, आपने 65 में बेच दिया, कितने का लॉस आया? 5 रुपए का लॉस है। नाउ व्हेन यू कंपेयर दिस 65 विथ ओरिजिनल कॉस्ट, कैन आई से देयर इज अ लॉस ऑफ 35। बट आपको समझ में आ रहा है 35 में से 30 रुपए का लॉस तो ऑलरेडी आपने लिख दिया है PNL में। PNL में ऑलरेडी आपने लिख दिया है कितने का लॉस, 30 रुपए का लॉस तो आपने पहले से ही लिख दिया है। तो अभी बचा कितना है लिखना? तो एक काम करो, जब आप 65 में बेचोगे ना तो PNL बनाना, 5 रुपया इधर डेबिट करना, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल डेप्रीसिएशन। असेट जब टर्मिनेट हो रहा है, असेट जब जा रहा है,
तब जो आपको नुकसान होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल डेप्री। मतलब अब आप 4 साल का पीएनएल ऐड करो, कहने से 35 रुपया आपके पीएनएल में आ गया। कितना आ गया? 35। इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने एक एमसीक्यू रखा हुआ है। ये क्या हो गया? इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने एक एमसीक्यू रखा है टर्मिनल डेप्रिसिएशन का। चलो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि ये असेट हमने 70 में बेचा, तो कहने से देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, एंड इफ वी कंपेयर विथ कॉस्ट देयर इज अ लॉस ऑफ 30 विच इज ऑलरेडी डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। समझो आपने यही असेट 95 में बेचा, तो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 25 when you compare with WDV, but when you compare with there is a loss of 5, but आपने क्या किया है? 10 10 और 10 डेबिट 30 कर दिया है, जबकि अपना लॉस एक्चुअली में 5 ही है। एक काम करो, इधर पीएनएल अकाउंट बनाओ और 25 को क्रेडिट कर दो। 30 का लॉस, 25 का क्रेडिट, 5 का नेट लॉस, बराबर। ये जो हम क्रेडिट करते हैं इसका मतलब हम इसको इनकम मान रहे हैं। दिस इज इनकम एज पर सेक्शन 41 सबसेक्शन 2, और इसको हम टैक्स के अंदर बोलते हैं बैलेंसिंग चार्ज। बोलो क्या बोलते हैं? समझो 100 में बेचा होता अगर, तो देर इज प्रॉफिट ऑफ 30, एंड व्हेन यू कंपेयर विथ कॉस्ट देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, बट आपने तो 30 रुपए का लॉस ऑलरेडी पीएनएल में लिख दिया है। क्या करोगे? पीएनएल क्रेडिट 30, क्या बोलेंगे हम इसको? बैलेंसिंग चार्ज। सर अगर हमने 110 में बेचा तो 40 का प्रॉफिट आएगा। अब इसमें से 2 टुकड़े करो, 30 का जो प्रॉफिट है ना, 30 का वो पीएनएल के क्रेडिट में लाने दो, और 10 रुपए का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया ना, दैट इज योर कैपिटल गेन्स। मतलब WDV से अगर कम में बेचा तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन, WDV से लेके कॉस्ट तक जो भी अमाउंट रिकवर होगा दैट इज बैलेंसिंग चार्ज, एंड कॉस्ट से ऊपर अमाउंट रिकवर हुआ तो कैपिटल गेन्स। सिंपल है, ये पूरा यहां पे एक्सप्लेन किया है। अब ये जो एडिशनल डेप्री मैंने आपको पहले पढ़ाया उसमें 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला, कैलकुलेशन होगा ऑन एक्चुअल कॉस्ट, और दूसरा इट इज अलाउड ओनली अंडर ऑप्शनल स्कीम, डिफॉल्ट में अलाउड नहीं है। और एक एमसीक्यू पूछा था, वो एमसीक्यू में उन्होंने ये वाले बिजनेस में ये वाला पॉइंट कवर किया है। बोला है कि पर्सन का बिजनेस है ऑफ प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, तो क्या उसको उसके फिर असेट्स दिए हुए हैं और डेप्रीसिएशन पूछा है, तो आपको क्लिक होना चाहिए वो टाइम पे क्या कि इसको एडिशनल डेप्री का बेनिफिट मिलेगा, वो भूलना नहीं आप लोग। क्लियर? समझा? ओके, चलो पहले आप लोग एडिशनल डेप्री के ये एग्जांपल लिख लेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। अभी अब यहां पे ध्यान दो, पे अटेंशन। अब अपने को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस करना है। चलो, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपने अकाउंट्स में पढ़ा है, ध्यान से सुनो। समझो मैं अगर आपको बोलूं कि आपने एक असेट खरीदा, 10 लाख रुपए का आपने असेट खरीदा,
और वो असेट का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ 10,000 का, और वो असेट इंस्टॉल करवाने का खर्चा हुआ है 5,000 का। तो अब ये जो 10 लाख का असेट है प्लस जो 15,000 रुपया खर्चा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन, ये 15,000 का खर्चा हम क्या करते हैं, असेट में ऐड कर देंगे उसको, मतलब हम उसको कैपिटलाइज कर देते हैं। मतलब अगर मैं आपको बोलूं तो आप डेप्रीसिएशन कितने पे क्लेम करोगे, तो आप क्लेम करोगे ऑन 10,15,000, आप 10,15,000 पे डेप्रीसिएशन जो है वो क्लेम करोगे। तो ये जो 10 लाख रुपया असेट की कॉस्ट थी, 5,000 रुपया इंस्टॉलेशन, 10,000 रुपया ट्रांसपोर्टेशन, ये सबको हमने ऐड कर दिया और उस पे हम डेप्रीसिएशन क्लेम कर रहे हैं। अब उसी चीज को हम यहां पे बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट। मतलब आप कितने अमाउंट पे डेप्रीसिएशन क्लेम करोगे, दैट इज योर एक्चुअल कॉस्ट। सो मेरे एग्जांपल में वो हो गया था 10,15,000, उसको हम यहां पे बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट। अब एक्चुअल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने से पहले मुझे आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना है जीएसटी को लेके। आपको जीएसटी हुआ नहीं है ना अभी तक स्टार्ट, समझो। ये जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा किस तरह से वर्क होता है ना, मेरे को छोटा सा एग्जांपल देना है बस, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे यूज होगा अभी। समझो एक पर्सन है मिस्टर ए, मिस्टर ए ने मिस्टर बी जो है बी, उसको कुछ गुड्स बेचे, और मिस्टर बी ने मिस्टर ए को क्या पे किया, कंसिडरेशन कितना, 100 रुपया, प्लस मिस्टर बी ने मिस्टर ए को जीएसटी पे किया कितना, समझो के सिंपल रखता हूं मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, 10 रुपया। तो टोटल मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 110 का पेमेंट किया, जिसमें से मिस्टर ए क्या करेगा, 10 रुपया गवर्नमेंट को दे देगा, बराबर। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये 100 रुपए के गुड्स दिए, 10 रुपया उसने जीएसटी लगाया। अब समझो यही गुड्स मिस्टर बी मिस्टर सी को बेच रहे हैं, तो ये मिस्टर बी के लिए परचेज हो गया, ये मिस्टर बी के लिए सेल हो गया, ये मिस्टर बी के लिए आउटपुट हो गया आउटपुट, और ये मिस्टर बी के लिए इनपुट हो गया इनपुट। अब मिस्टर बी को उसने गुड्स बेचा, बदले में मिस्टर सी ने मिस्टर बी को कंसिडरेशन दिया। अब मिस्टर बी के लिए गुड्स की वैल्यू क्या थी, 100 थी, प्लस उसने 10 रुपया जीएसटी दिया था। तो अब जब मिस्टर बी मिस्टर सी को ये गुड्स बेचेगा, समझो ये गुड्स वो 300 में बेच रहा है, तो इसके ऊपर वो क्या चार्ज करेगा, जीएसटी 10% के हिसाब से कितना, 30, तो कितना हो गया टोटल 330। अब मिस्टर बी क्या करेगा पता है, मिस्टर बी बोलेगा कि मुझे गवर्नमेंट को जो जीएसटी पेएबल है, पेएबल वो कितना है, 30, इतना देना है ना मिस्टर बी को। बट मिस्टर बी क्या बोलेगा पता है कि मैं तो ऑलरेडी 10 दे चुका हूं, जीएसटी पेड कितना, 10, मतलब अभी मैं अपने जेब से कितना दूंगा, 20। इसको हम है ना, इसको हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स। अब तुम थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ, ये 10 रुपया जो है ना, 10 रुपया, थोड़ा सा सोच के आंसर देना, क्या मिस्टर बी के जेब से गया कि नहीं गया, ये नहीं गया। क्यों, क्योंकि उसने कल उठ के मिस्टर सी से ही रिकवर कर लिया है 10 रुपया।
मतलब मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूं, मिस्टर बी के लिए ये गुड्स का अगर तुम्हें कोई पूछे कॉस्ट कितना, कॉस्ट, तो कैन आई से इट इज ओनली 100. दिस 10 रुपीज इज नॉट कॉस्ट फॉर मिस्टर बी. मिस्टर बी के लिए ये कॉस्ट नहीं है. क्या 10 रुपया? क्यों? क्योंकि कल उठ के यही 10 रुपया ये इससे रिकवर करेगा, तब वो कम पे करेगा उतना. तो ये उसका नेट टैक्स आ चुका. तो ये जो 10 रुपया है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स. और ये इनपुट पे जो टैक्स भरा था वो आपने इधर से माइनस किया, इसीलिए हम उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स. आईटीसी हम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आईटीसी. दैट इज इनपुट क्रेडिट. अच्छा, तुम्हें अगर थोड़ा सा डिफरेंट मैनर में पढ़ाऊं, मिस्टर बी ने कितने का वैल्यू एडिशन किया? 200 का वैल्यू एडिशन किया. अब 200 पे देखो, उसको सिर्फ 10% टैक्स आ रहा है 20 रुपए का. मतलब जितनी वैल्यू ऐड कर रहा है ना, उतने पे ही उसको टैक्स भरना पड़ रहा है. और जो टैक्स उसने 100 पे भरा था वो तो इससे रिकवर करके खुद के जेब में रख देगा वो. समझा? तो ये आईटीसी का तुम कॉन्सेप्ट पढ़ोगे कब? जीएसटी के अंदर. व्हाट इज आईटीसी? कि जब भी आप कोई गुड्स खरीदते हो या जब भी आप कोई सर्विसेज लेते हो, तो उस पे जो भी आपने जीएसटी भरा होगा, वो जीएसटी का आपको कल उठ के क्रेडिट मिलेगा. कब? जब आप बेचोगे तब. तो आपके आउटपुट टैक्स के सामने आप अपना इनपुट टैक्स सेट ऑफ कर सकते हो. अब जब तुम जीएसटी पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर वापस से ऐसे कुछ रूल्स हैं. क्या? कि कहीं कहीं पे ये जीएसटी आपको माइनस करने नहीं मिलता यहां से. ऐसे रूल्स भी है वहां पे कि कभी कभी आपको जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता. अब जब क्रेडिट नहीं मिलता तो फिर कुछ नहीं कर सकते. फिर तो तुम्हारा ये 10 रुपया कहने से कॉस्ट ही हो गया एक टाइप का. फिर तो तुम्हें ये तो अपने जेब से ही देना है. मतलब ये तो तुम्हें कोई बेनिफिट ही नहीं है. तो तुम्हारी कॉस्ट कितनी हो जाती है? 110. बोलो, समझा? तो मुझे आपको पहले तो इधर से क्या एक्सप्लेन करना था? इनपुट टैक्स क्रेडिट. क्लियर यहां तक? चलो, अब हम वापस से आते हैं कौन से कॉन्सेप्ट पे? एक्चुअल कॉस्ट. क्या होता है एक्चुअल कॉस्ट का मतलब? कि कितने अमाउंट पे आप डेप्रीसिएशन क्लेम करोगे. दैट इज एक्चुअल कॉस्ट. बहुत सिंपल है. अभी मैंने एक असेट खरीदा 10 लाख का. बोलो, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया 10,000. क्या करूंगा? ऐड. फिर इंस्टॉलेशन खर्चा किया 5,000. क्या करूंगा? ऐड. अब ध्यान से सुनना. अगर समझो मैंने एक असेट खरीदा, सुनो अभी मस्त पॉइंट है ये. 10 लाख का असेट खरीदा, इस पे 2 लाख रुपया जीएसटी भरा. ये असेट की कॉस्ट थी. जीएसटी टोटल 12. अब क्या करूंगा? अब असेट की कॉस्ट कितनी दिखाऊंगा? 10 लाख दिखाऊंगा कि 12 लाख? तो आंसर इज डिपेंड्स. क्या चीज पे? कि अगर ये जीएसटी का तुम्हें आईटीसी मिलेगा तो तुम्हारी कॉस्ट हो जाएगी 10, और नहीं मिलेगा तो तुम्हारी कॉस्ट हो जाएगी 12. गया भेजे में आपके. ये देखो, व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट? अमाउंट पेड फॉर असेट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस प्लस incidental expenses related to purchase of asset plus क्या है? interest up to the date asset is put to use. asset is put to use मतलब क्या? अगर आपने लोन लिया है तो उस पर क्या पे करोगे? इंटरेस्ट. तो वो इंटरेस्ट भी हम क्या करेंगे? ऐड. समझ रहा है? कब तक की इंटरेस्ट ऐड करेंगे? समझ में आ रहा हो ये लाइन? इट इज लाइक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, उतनी ऐड कर देंगे. जीएसटी ऐड करेंगे. कब ऐड करेंगे जीएसटी? आईटीसी नहीं मिल रहा है तो क्या माइनस करेंगे? समझो, आपको कोई असेट खरीदने के लिए गवर्नमेंट से सब्सिडी मिला, तो उतना कॉस्ट तो आपका कम हो गया, तो वो लेस कर दो और क्या मिल जाएगा आपको?
एक्चुअल कॉस्ट दैट इज अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन ब्लॉक। इतने अमाउंट पे आप क्या क्लेम करोगे? डेप्रीसिएशन। बैठा दिमाग में? उसके बाद नीचे देखो एक क्या आ रहा है, नोट। पढ़ो, यहां से लेके यहां तक पढ़ो। पढ़ा आपने? पढ़ा। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी सिखाने जा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट आपके पूरे बिजनेस एंड प्रोफेशन में 3 बार आने वाला है। पहली बार अभी आ चुका है। क्या लिखा है कि अगर कोई भी असेट तुम खरीदते हो और अगर उसके लिए आप पेमेंट करोगे अभी कल उठ के, तो आपको पेमेंट जो है ना, पेमेंट वो प्रिस्क्राइब्ड मोड से ही करने हैं। मतलब यू यूज आइदर अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब मोड से आप पेमेंट करोगे तो चलेगा। बट अगर तुम लोगों ने कैश यूज कर लिया, या अगर आप लोगों ने बेरर चेक यूज किया, या अगर आप लोगों ने क्रॉस चेक यूज किया, और खर्चा आपका एक ही दिन में, 1 डे, सिंगल डे में 10,000 के ऊपर चला गया है, इन अ डे, एक ही दिन में अगर 10,000 के ऊपर तुमने खर्चा कर दिया है, फिर वो असेट पे हम तुम्हें डेप्रीसिएशन नहीं देंगे। वो असेट पे तुम्हें हम डेप्रीसिएशन नहीं देंगे। लेट अस टेक एग्जांपल। समझो आपने एक असेट परचेज किया, असेट ए, जिसकी कॉस्ट 20,000 है। आपने उसके लिए पेमेंट किया एंड मोड ऑफ पेमेंट समझो आपने अकाउंट पे ही चेक से पे किया। क्या आप इस असेट पे डेप्री ले पाओगे? तो आंसर इज यस। समझो आपने दूसरा असेट खरीदा बी, 25,000 का है, एक ही दिन में आपने कैश पेमेंट कर दिया, क्या यह असेट पे डेप्री मिलेगा? आंसर इज नो। असेट सी खरीदा 50,000 का, आरटीजीएस से पेमेंट किया, मिलेगा डेप्री? आंसर इज यस। असेट डी खरीदा 60,000 का, बेरर चेक से, मिलेगा डेप्री? नो। असेट ई खरीदा 10,000 का, कैश में, मिलेगा डेप्री? यस। क्यों मिलेगा? 10,000 तक की है, एक्सीड नहीं हो रहा है 10,000 से। असेट एफ खरीदा 20,000 का, क्रॉस चेक से, मिलेगा डेप्री? नहीं मिलेगा। बैठ रहे दिमाग में आपके? अगर आप एक ही दिन में 10,000 के ऊपर कैश, क्रॉस चेक, बेरर चेक से पेमेंट कर दोगे, क्या नहीं से फिर उस असेट पे डेप्री नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? हाँ। $50,000 का असेट है, 25,000 आपने
30,000 आपने आरटीजीएस किया, 10,000 आपने कैश में दिया और 10,000 आपने बेरर चेक से दिया एक ही दिन में, तो इसमें आपको 30,000 पे डेप्री मिलेगा, 20,000 पे डेप्री नहीं मिलेगा। बराबर। अब ऊपर जो एक्चुअल कॉस्ट है उसी का ये पार्ट है, ये जो एक्चुअल कॉस्ट लिखा है उसी का ही ये पार्ट है, ध्यान से सुनना। अब समझो आपने एक असेट परचेज किया, ये असेट जो आपने परचेज किया वो 10 लाख का था, और ये असेट आपने पहले पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया है। किस पर्पस के लिए? समझो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पर्सनल पर्पस के लिए यूज हुआ, फोर्थ ईयर से आप उसको अपने बिजनेस में लेके आ रहे हो। तो अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि जब तक पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा था तब तक तो आपने डेप्रीसिएशन क्लेम ही नहीं किया होगा क्योंकि पर्सनल पर्पस है। अब आप क्या कर रहे हो, 3 साल बाद वही असेट को बिजनेस में लेके आ रहे हो, तो अब बिजनेस के अंदर तो ये असेट ब्लॉक में चला जाएगा। क्वेश्चन क्या आ रहा है, ब्लॉक में हम वो असेट की वैल्यू क्या लिखेंगे? WDV मतलब अपन ने तो डेप्री क्लेम ही नहीं किया है ना। तो अब सिंपल है, बहुत सिंपल है। कितने का असेट था बोलो? पहले 3 ईयर्स किस पर्पस के लिए यूज हुआ है? पर्सनल। तुम ऐसा मानो, तुम ऐसा अज्यूम करो, तुम ऐसा समझो क्या कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर भी अगर बिजनेस के लिए यूज होता तो आप कितना डेप्री चार्ज करते? करना नहीं है डेप्री चार्ज, दिस इज डेप्री ओनली ऑन नोशनल बेसिस। आप 3 साल का डेप्री क्या करो? माइनस, ऐसा समझ के क्या कि दिस एसेट इज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस फ्रॉम द बिगिनिंग। अब तुम समझो कि वैल्यू 6 लाख आ गई, तो अब तुम क्या करना, ब्लॉक के अंदर कितनी वैल्यू लिखना? 6 लाख। समझा? बट अब इसमें ना अपने लिए एक बेनिफिट हो गया है, क्या पता है? ये जो प्रोविजन इन्होंने बनाया ना, ये वाला प्रोविजन, ये बनाया ओनली एंड ओनली फॉर बिल्डिंग, बाकी सब असेट्स के लिए बनाना भूल गए। तो अब बाकी सब असेट्स में क्या हो गया पता है? 10 लाख का असेट है, 3 साल पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया, चौथे साल बिजनेस में लेके आए ना, तुम वैल्यू 10 लाख ही लिख सकते हो डायरेक्ट बिजनेस में। मतलब समझो तुमने एक मोटर कार खरीदी 20 लाख की, 6 साल हो गए और अब मोटर कार बिजनेस में लेके आ रहे हो, कितने पे डेप्री लोगे? 20 लाख पे। लॉजिकली ये प्रोविजन सारे असेट्स के लिए बनाना चाहिए था, बट अब इन्होंने क्या गलती कर दी कि ये प्रोविजन बनाया ओनली फॉर बिल्डिंग, तो बाकी सब असेट्स के ऊपर अपने लिए बेनिफिट हो गया। तो ये देखो, असेट यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, देन यूज्ड फॉर, अगर असेट कौन सा है तो क्या लोगे? बिल्डिंग की, और उसमें से माइनस क्या करोगे? अज्यूमिंग बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर, एंड जो बचेगा दैट इज वैल्यू टू बी इंक्लूडेड इन ब्लॉक। और अदर असेट्स के लिए तो देखो क्या लिखा है मैंने, एक्चुअल कॉस्ट डायरेक्टली। समझ रहा है? अब है ना, ये जो पॉइंट है दैट इज एक्सप्लेनेशन 5, ये पॉइंट के बाद डायरेक्टली ये पॉइंट लिखना है, मतलब ये पॉइंट ऊपर आ जाएगा और ये पॉइंट नीचे चला जाएगा। पहले मैं ये पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूं, क्या है बोलो? असेट सोल्ड एंड रीअक्वायर्ड। बोलो, असेट सोल्ड एंड। अब लोग है ना, लोग थोड़ी सी इधर चोरी कर रहे थे। कैसे चोरी कर रहे थे? फॉर एग्जाम्पल देव है, अब देव जो है उसके पास एक असेट है, यह असेट की देव आपके बुक्स में WDV 6 लाख रुपया है। अब आपको चाहिए था कि यह असेट आपको ही यूज करना था, बट आप थोड़ी सी प्लानिंग कर रहे थे। प्लानिंग क्या? आपने यही असेट समझो आर्यन को बेचा, यह असेट गया आपके हाथ से, यह असेट X है, यह आपके हाथ से गया, और आर्यन ने बदले में आपको
4 लाख का पेमेंट किया। अब ये असेट आपने आर्यन को बेचा, और जैसे ही आपने आर्यन को बेचा उसके बाद वापस से यही असेट आपने आर्यन से खरीद भी लिया, क्योंकि असेट तो मेन आपको ही चाहिए था रे। और अब आपने आर्यन को पेमेंट किया ये असेट के लिए 50 लाख रुपीस। खुद का ही असेट पहले बेचा और फिर वापस खरीदा एट अ हायर वैल्यू। क्यों? ताकि आप बोल सको कि नहीं, मेरी एक्चुअल कॉस्ट इज 50 और मुझे डेप्रीसिएशन कितने पे दो, 50 पे दो। जानबूझ के आप बेच रहे हो और खरीद रहे हो एट अ हायर प्राइस सो दैट यू कैन क्लेम हायर डेप्रीसिएशन। तो अगर कोई भी पर्सन असेट क्या करेगा बोलो, ट्रांसफर, एंड उसका अगर री एक्विजिशन होगा तो फिर देव आपके लिए वो असेट की एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगी? एक्चुअल कॉस्ट मैं सिखा रहा हूं। इट विल बी आइदर WDV एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर और री एक्विजिशन प्राइस विच एवर इज लोअर। मतलब आपके बुक्स में वापस से WDV 6 लाख थी, तो 6 लाख या 50 लाख विच एवर इज, आपके लिए एक्चुअल कॉस्ट विल बी ओनली 6 लाख। मतलब वहीं पे खड़े हो गए जिधर थे अपन। और अगर समझो कि आपने री अक्वायर 5 लाख में किया तो 5, तो इट विल बी आइदर 6 और 50, तो 6 और 5 तो 5 बराबर। क्या था ये? री एक्विजिशन। और अब लास्ट पॉइंट आ रहा है, ध्यान से समझो। असेट यूज्ड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस एंड पार्टली फॉर बिजनेस पर्पस। ऑफिस के बदले बिजनेस वर्ड आएगा, सिर्फ बिजनेस पर्पस। अब कंफ्यूज मत होना। ऊपर वाले केस में क्या था पता है? असेट वॉज फर्स्ट फुल्ली यूज्ड फॉर पर्सनल, देन इट वॉज यूज्ड फॉर बिजनेस। Here it is simultaneously used for personal and business. अब ये वाले पॉइंट में एक पॉइंट मस्त है, समझने जैसा है, ध्यान से सुनो। समझो आपके पास मोटर कार है। बोलो क्या है? मोटर कार। ये मोटर कार की वैल्यू आपके लिए है 10 लाख। कितनी है वैल्यू बोलो? 10 लाख। और मोटर कार पे जो रेट ऑफ डेप्री है वो है 15%। 15% रेट है ना मोटर कार के ऊपर नॉर्मल यूज के लिए। अब आपको दिया गया है कि 20% ऑफ टाइम कार इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। अब ये सब एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है, एक्चुअल तो आप नहीं फाइंड कर सकते, बट 20% ऑफ द टाइम कार इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। अब मोटर कार पे डेप्री कितना आएगा? तो डेप्रीसिएशन ऑन मोटर कार इज 10 lakhs इंटू 15% विच इज 1,50,000। थोड़ा सा अगर समझ में आ रहा हो तो 80% डेप्री जो आएगा दैट इज 1,20,000। ये बिजनेस पर्पस के लिए डेप्री हो गया। एंड 20% जो डेप्री आएगा वो पर्सनल पर्पस के लिए हो गया। ध्यान से सुनना सब लोग। अब मैं क्या बोल रहा हूं, आपका जो PNL अकाउंट बनेगा, PNL अकाउंट, उसमें आप डेप्रीसिएशन कितना डेबिट करोगे? टैक्स का जो डेप्रीसिएशन होगा वो कितना डेबिट करोगे? कहने से सिर्फ 1,20,000, क्योंकि बिजनेस के लिए जितना डेप्री है अलोकेट होगा उतना ही आप डेबिट करोगे। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि बैलेंस शीट जो बनेगी उसमें जो आपके मोटर कार की वैल्यू होगी वो होगी 10 लाख। इसमें से लॉजिकली बताओ कितना डेप्री रेड्यूस होना चाहिए? लॉजिकली बता ना, लॉजिकली पूरा कितना डेप्री लेस होना चाहिए? क्यों 120? इधर मैचिंग कॉन्सेप्ट का नहीं होता है टैक्स के अंदर। कोई मैचिंग कॉन्सेप्ट वो सब आप अकाउंट्स में पढ़ो।
यस, लॉजिकली कैन आई से इट शुड बी 1,50,000 ओनली, क्योंकि वेर एंड टेयर तो हुआ ही है ना आपका। असेट भले ही पर्सनल पर्पस के लिए यूज हुआ है, लेकिन वेर एंड टेयर तो हुआ है, तो लॉजिकली यहां से कितना आना चाहिए? 1,50,000 आना चाहिए। कोई भी असेट तुम यूज करोगे तो वेर एंड टेयर होगा, तो डेप्री तो आना ही चाहिए। लेकिन 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 आपको कल मैंने ना फॉर्मेट पढ़ाई थी, ये वाली फॉर्मेट में ना क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्री, तुम्हें समझ में आ रहा है? दिस इज माई क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्री। उसमें से मैं लेस करूंगा, क्या लेस कर रहा हूं जरा पढ़ो ना, डेप्रीसिएशन एक्चुअली अलाउड। अब ये फॉर्मेट में दिया है, फॉर्मेट मतलब क्या कि यहां पे लिखा है कि आपको असेट की वैल्यू से उतना ही डेप्रीसिएशन माइनस करना है जितना आपने पीएनएल में डेबिट किया है। जितना पीएनएल में डेबिट हुआ है ना, उतना ही यहां से क्या होगा? माइनस, उतना ही यहां से लेस होने वाला है। तो ये जो आंसर बचेगा दैट इज 8,80,000। 8,80,000 इसका आंसर बैठा दिमाग में। तो ये आपका और एक कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। समझा? क्लियर हुआ? अब आप लोग पहले एक्चुअल कॉस्ट लिखोगे यहां से लेके यहां तक। ये एक्सप्लेनेशन 5 नहीं आएगा, पहले यहां तक लिखो, फिर ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था ये, वो उसके नीचे आएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पहले यहां से लिखो ना, एक्चुअल कॉस्ट से लेके यहां तक।
ये एग्जांपल लिखिए अभी। अब आप लोग ये होने के बाद ये लिख लो अभी। पहले ये लिखो, असेट यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस देन यूज्ड फॉर बिजनेस। पहले ये लिखो फर्स्ट पॉइंट, फिर ये लिखो असेट सोल्ड एंड रीअक्वायर्ड। फिर ये सोल्ड एंड रीअक्वायर्ड पे मैंने जो एग्जाम्पल दिया है ना आपको, ये वाला वो लिखेंगे, और लास्ट में ये वाला पॉइंट लिखेंगे, असेट यूज्ड पार्टली फॉर पर्सनल पार्टली फॉर बिजनेस।
ये हो गया सेट यूज फॉर पर्सनल देन यूज फॉर बिजनेस. उसके बाद ये लिखो असेट सोल्ड एंड रीअक्वायर्ड, फिर उसका एग्जाम्पल. असेट सोल्ड एंड रीअक्वायर्ड का एग्जाम्पल. लिखा कि ये वाला एग्जाम्पल लिख लो. असेट सोल्ड एंड रीअक्वायर्ड के बाद ये वाला एग्जाम्पल लिख लो. हो गया इतना.
5 lakhs. डन. चलो अभी ये लास्ट पार्ट लिखो. असेट यूज फॉर पर्सनल पर्पस देन यूज फॉर बिजनेस. डन. चलो एक एग्जांपल इसके ऊपर जो दिया था वो लिख लेंगे.
डन। चलो अब आप लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन में पहले तो आ जाओ होमवर्क सेक्शन पे। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करो। पहले होमवर्क का क्वेश्चन 1 2, फिर क्लास वर्क का क्वेश्चन 1 एंड 2। बराबर? चलो 4 क्वेश्चन करो फटाफट। बढ़ते हैं आगे अभी। अब फ्रेंड्स ये अपना कौन सा सेक्शन कंप्लीट हुआ? 32, दैट इज डेप्रीसिएशन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद सेक्शन नंबर 35। क्या है 35? साइंटिफिक रिसर्च। क्या है बोलो? साइंटिफिक रिसर्च। अब अगर आप रिसर्च के ऊपर खर्चा कर रहे हो, किसके ऊपर? रिसर्च, तो हम आपको वो खर्चे माइनस करने देंगे। अब तुम देखोगे तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर R&D डिपार्टमेंट होता है, तो जो रिसर्च के ऊपर आपके खर्चे होंगे वो सब हम आपको माइनस करने देंगे। अब है ना, गवर्नमेंट साइंटिफिक रिसर्च को बहुत ही ज्यादा एनकरेज करता है। तो अब ये सेक्शन है ना, ये सेक्शन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें पहला पार्ट आता है इन हाउस रिसर्च। क्या आता है पहला पार्ट? इन हाउस रिसर्च। और सेकंड पार्ट आता है कंट्रीब्यूशन। अब इसका मतलब क्या? इन हाउस रिसर्च का मतलब है कि रिसर्च जो है वो आपने खुद ने किया है अपने बिजनेस के लिए। मतलब क्या? आपका खुद का एक बिजनेस है और आप खुद ही रिसर्च के ऊपर एक्सपेंसेस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सेलफोन बना रहे हो, तो सेलफोन के अंदर यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब समझो कि आपने रिसर्च करना स्टार्ट किया है इन द फील्ड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च किया है, तो दैट इज इन हाउस रिसर्च। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि रिसर्च कोई दूसरा पर्सन कर रहा है, आप पैसा वहां पे डोनेट कर रहे हो। कंट्रीब्यूशन का मतलब है डोनेशन। सो आप पैसा वहां पे क्या कर रहे हो? डोनेट कर रहे हो। रिसर्च कोई और कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, पहला पार्ट अपन कंट्रीब्यूशन डिस्कस करते हैं कि समझो कोई पर्सन रिसर्च कर रहा है और आपने उसको पैसा डोनेट किया है। अब ध्यान से सुनना, ये खर्चा जो आप कर रहे हो, ये जो डोनेशन दे रहे हो, ये आपके बिजनेस के रिलेटेड कोई खर्चा नहीं है, पर तो भी हम आपको खर्चा माइनस करने देंगे। हम आपको पीएनएल अकाउंट में ये डोनेशन डेबिट करने देंगे। तो ये देखो, साइंटिफिक रिसर्च पहला है, इन हाउस रिसर्च उसको साइड में रखो। सेकंड आ रहा है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आपको माइनस करने मिलेगा, चाहे ये बिजनेस के रिलेटेड हो या अनरिलेटेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कंट्रीब्यूशन आप करोगे, डोनेशन आप दोगे, तो माइनस करने मिलेगा ओनली अंडर ऑप्शनल स्कीम, नॉट अंडर डिफॉल्ट स्कीम। और अब आप डोनेशन दे रहे हो, आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, क्या पर्पस के लिए डोनेशन दे रहे हो? तो आप डोनेशन दे रहे हो फॉर साइंटिफिक रिसर्च। आप डोनेशन दे रहे हो फॉर साइंटिफिक रिसर्च। और आप किसको डोनेशन दे रहे हो? रिसर्च एसोसिएशन को, कोई कॉलेज को, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, इंडियन कंपनी, आईआईटी, दैट इज
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नेशनल लेबोरेटरी। ये 7 लोगों को अगर आप डोनेशन दे रहे हो, क्या पर्पस के लिए? साइंटिफिक रिसर्च के लिए। हम आपको 100% अमाउंट पीएनएल में डेबिट करने देंगे। ये खर्चा कोई आपके बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, तो भी हम आपको डेबिट करने देंगे। पूरा खर्चा आप डेबिट कर दो पीएनएल में, पूरा लिख दो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। सब कुछ आप पीएनएल के डेबिट साइड में लिख दो, हम पूरा खर्चा आपको माइनस करने दे रहे हैं। और अगर आप डोनेशन दे रहे हो किसको? रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन को, और क्या पर्पस के लिए दे रहे हो? नाउ इट इज सोशल साइंस एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च। व्हाट इज स्टैटिस्टिकल रिसर्च? आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे ना, तो उसमें काफी टाइम पे चीजें ना ग्राफ्स बना के एक्सप्लेन की जाती है। जैसे एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज हैव इंक्रीज्ड बाय दिस मच परसेंटेज, और पूरा एक ग्राफ बनाया होगा। या नंबर ऑफ पर्सन्स हु डाइड बिकॉज ऑफ कोविड हैव रिड्यूस्ड बाय दिस मच परसेंटेज। कभी वो ग्राफ देखना, वो ग्राफ के नीचे ना सोर्स लिखा रहता है, और उसमें किसी ना किसी इंस्टीट्यूट, रिसर्च एसोसिएशन उसका नाम होगा। तो ये जो रिसर्च एसोसिएशन है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग रिसर्च करते हैं ये सब। तो अगर आप उनको डोनेशन दोगे, वापस से 100% अलाउड है। तो पहले आपने 7 लोगों को डोनेशन दिया। वो 7 लोग कौन है? रिसर्च एसोसिएशन, कॉलेज, इंडियन कंपनी, आईआईटी, नेशनल लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। तो आप लोगों को 100% डिडक्शन मिलेगा। और फिर सोशल साइंस एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए अगर आप डोनेशन दे रहे हो रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन को, तो फिर हम आपको 100% क्या दे देंगे? डिडक्शन। बैठा? दिमाग में बैठा? अब उसके बाद, अब ये हो चुका कंट्रीब्यूशन। मतलब क्या? आप डोनेशन दे रहे हो किसी और को। अब क्या आ रहा है? तो अब आ रहा है इन हाउस रिसर्च। इन हाउस रिसर्च का मतलब क्या है? तो इन हाउस रिसर्च का मतलब है कि आप खुद बिजनेस कर रहे हो और आप खुद ही रिसर्च कर रहे हो। आप खुद बिजनेस कर रहे हो और खुद ही क्या कर रहे हो? रिसर्च भी कर रहे हो। अब ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट क्या है। पहली चीज समझो, मेरा एक बिजनेस है मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का, और मैंने सोचा है मैं और एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग का। पर सेलफोन के अंदर लगता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले मैंने 4 लोगों को अपॉइंट करके बोला कि आप एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओ, नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओ। अब मैंने अगर वो 4 लोगों को बोला कि आप नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओ, तो वो लोग रिसर्च कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। मेरा बिजनेस है खुद का मेडिसिन का, तो वो जो रिसर्च पे खर्चा हो रहा है ना, वो मैं मेडिसिन के बिजनेस में माइनस नहीं कर सकता। मतलब इन हाउस रिसर्च के खर्चे मुझे माइनस करने तभी मिलेंगे जब वो मेरे बिजनेस के रिलेटेड हो। इट शुड बी रिलेटेड टू माय बिजनेस। अब समझो कि मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, कौन सी चीज पे? टेक्नोलॉजी पे। अभी मेरा कोई बिजनेस नहीं है, पर रिसर्च चल रहा है, और फिर मेरा रिसर्च सक्सेसफुल हुआ। जैसे ही मेरा रिसर्च सक्सेसफुल हुआ, मैंने सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस स्टार्ट किया तो तुम्हें समझ में आ रहा है, बिजनेस के बाद भी मेरे रिसर्च पे तो खर्चे होते रहेंगे। तो अब तुम समझो, मेरे इन हाउस रिसर्च के ऊपर खर्चे बिजनेस स्टार्ट होने के पहले भी हो सकते हैं और बिजनेस स्टार्ट होने के बाद भी हो सकते हैं। अब बिजनेस स्टार्ट होने के पहले जो भी मेरे खर्चे हुए थे, उसमें कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हम आपको सिर्फ प्रीसीडिंग 3 इयर्स के ही खर्चे देंगे माइनस करना है। कितने इयर्स के? 3 इयर्स के।
मतलब अगर आप बोलोगे कि हमारा रिसर्च 10 साल से चल रहा है और 10 साल बाद आपने बिजनेस स्टार्ट किया, हम आपको सिर्फ प्रीसीडिंग 3 इयर्स के देंगे। मतलब बिजनेस आज से स्टार्ट हुआ है तो कल से प्रीसीडिंग 3 इयर्स के खर्चे मिलेंगे। अब तुम देखो, ये 3 साल के खर्चे आप पीएनएल में डेबिट कर सकते हो, बट कब करोगे? जब बिजनेस स्टार्ट होगा तब करोगे। तो अलाउड कब होंगे? इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जिस साल में आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ वो साल में आप ये खर्चे माइनस कर सकते हो। अब सुनो, अब है ना कॉन्सेप्ट क्या है कि समझो मैंने देव, आर्यन और सूफियान आप तीनों को अपॉइंट किया एंड आप तीनों को बोला कि यू स्टार्ट डूइंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आप ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना स्टार्ट करो। अब आप लोगों को मैंने सैलरी पे करना स्टार्ट किया, प्लस आपको रिसर्च करने के लिए मैंने एक बिल्डिंग भाड़े पे ले ली, या फिर मैंने बिल्डिंग भाड़े पे नहीं ली, चलो बिल्डिंग खरीद लिया तो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो समझो मैंने लैंड खरीदा और बिल्डिंग बना दिया, मतलब लैब बनाया। फिर आप तीनों को अपॉइंट किया और वो तीनों को बोला इधर रिसर्च करना स्टार्ट करो। अब आपको रिसर्च के लिए कुछ प्लांट एंड मशीनरी चाहिए था तो वो लाके दिया, रिसर्च के लिए आपको कुछ मटेरियल चाहिए था वो भी लाके दिया। अब तुम देखोगे तो मैंने लैंड खरीदा, लैब बनाया, आप तीनों को अपॉइंट किया और वहां पे लैब में रखा आपको और बोला आप रिसर्च करना स्टार्ट करो। आपने कुछ प्लांट एंड मशीनरी मांगी, आपने मुझसे कुछ मटेरियल मांगा। तो अब ये सब मेरा क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है रिसर्च के ऊपर। तो अब ध्यान से सुनना, जो भी मेरे रेवेन्यू खर्चे होंगे, कौन से? उसमें सैलरी का खर्चा पहला तुमको सैलरी पे करूंगा, बट एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटीरियल, सॉरी कॉस्ट ऑफ परक्विजिट्स, प्लस मटेरियल का जो भी खर्चा होगा वो, ये दो खर्चे ही मुझे अलाउ होंगे रेवेन्यू में। मतलब आपकी सैलरी अलाउ होगी, वो मैं पीएनएल में डेबिट कर सकता हूं, एंड मटेरियल का खर्चा मैं डेबिट कर सकता हूं, बट सैलरी में भी परक्विजिट हटा के। और कैपिटल खर्चे सारे डेबिट हो सकते हैं एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ लैंड। मतलब तुम देखो पूरा का पूरा कैपिटल एक्सपेंस यू कैन डेबिट टू पीएनएल अकाउंट पूरा। हाँ, मतलब इस पे कोई डेप्रीसिएशन नहीं लेने का, पूरा कैपिटल एक्सपेंस को आप डेबिट कर सकते हो। और तुम याद करो अभी अपन ने एडिशनल डेप्रीसिएशन पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बोला था कि ऐसा मशीन जिसका 100% डिडक्शन आपको मिल सकता है, कहने से उस पर आपको एडिशनल डेप्री नहीं मिलेगा। ये फर्स्ट एग्जांपल है उसका। बट ये कौन से असेट्स हैं जो यूज हो रहे फॉर साइंटिफिक रिसर्च? यस, रिसर्च के लिए वही सारे असेट्स आप डेबिट कर सकते हो। अच्छा, एक गलती मत करना, प्री कमेंसमेंट में रेवेन्यू में सिर्फ दो ही खर्चे अलाउड है, सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्विजिट एंड मटीरियल। सिर्फ दो खर्चे अलाउड है। बैठ रहा है आपके दिमाग में? कितने खर्चे अलाउड है? सिर्फ दो। अभी अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने लैंड खरीदी थी, लैब बनाई थी, तो लैब बनाने का खर्चा कैपिटल हो गया, पूरा अलाउड है। लैंड अलाउड नहीं है। हाँ, आपको मशीन लाके दिया, पूरा अलाउड है। आपको सैलरी दिया, पूरा अलाउड है। आपको मटेरियल लाके दिया, पूरा अलाउड है। बट अब मैं आपको ये बोलूं कि वो जो लैब थी ना, लैब समझो अगर मैं वो लैब भाड़े पे लेके आता तो वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस हो जाता, और वो रेवेन्यू एक्सपेंस मुझे अलाउड नहीं होता, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंस मुझे सिर्फ दो ही अलाउड है, सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्विजिट एंड मटेरियल। और दूसरा, पोस्ट कमेंसमेंट में आपको सारे खर्चे अलाउड होंगे एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ लैंड। सारे के सारे अलाउड है, सारे के सारे। गया ये भेजे में पहले। अब है ना, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, ये जो कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट है ना, कंट्रीब्यूशन मतलब क्या? डोनेशन। डोनेशन वाला जो पार्ट है, इसमें नहीं, इसमें ओल्ड प्रोविजन क्या था? ओल्ड, तो ओल्ड प्रोविजन ऐसा था कि अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दे रहे हो, रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन, 4 लोगों को अगर आप डोनेशन दे रहे हो, 1, 2, 3 एंड 4, 4 लोगों को आप डोनेशन दे रहे हो, रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन,
4 लोगों को 100 रुपया डोनेट करोगे ना, 100, आपको माइनस करने 150 मिलता था पहले। मतलब देयर वाज कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड डिडक्शन। इधर 100 रुपया आप डोनेट करते थे ना तो 125 मिलता था। इंडियन कंपनी को डोनेट करते थे तो 100 रुपए के लिए 125 मिलता था, और आईआईटी और नेशनल लेबोरेटरी में 100 के बदले 200 मिलता था। बट फिर गवर्नमेंट ने धीरे 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 करके ये सारे बेनिफिट्स हटा दिए, और अब 100 के लिए 100 ही मिलता है। बैठा दिमाग में आपके? समझा? अब ये सेक्शन के अंदर और एक पार्ट हमें क्या डिस्कस करना है, तो ध्यान से समझो। समझो आपने एक असेट परचेज किया जिसकी कॉस्ट 10 लाख थी, और क्यों खरीदा ये असेट आपने? फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो आपने क्या किया होगा, 10 का 10 लाख पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिया होगा असेट की कॉस्ट, बराबर, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च के लिए खरीदा था। अब आपने कल उठ के यही असेट इज आइदर सोल्ड और इट इज डिस्ट्रॉयड और इट इज डिस्कार्डेड, और आपको 8 लाख रुपया मिला। 8 लाख। अब जब आपने खर्चा किया था 10 लाख का तो डेबिट हुआ था, 8 लाख बेचने पे आया, क्या करोगे? क्रेडिट करो। अच्छा, बेचने पे 10 लाख मिला तो वापस क्रेडिट करो। अगर 12 लाख मिला तो 10 लाख क्रेडिट करो और 2 लाख कैपिटल गेन्स। अरे जितना डेबिट हुआ है उतना ही मैक्सिमम क्रेडिट कर सकते हो, उससे ज्यादा जो भी रिकवर हुआ वो कहां जाएगा? कैपिटल गेन्स। ये जो आप क्रेडिट करते हो ना पीएनएल में 8, 10 और 10, ये जो डेबिट क्रेडिट किया है ये होता है एज पर सेक्शन 41 सबसेक्शन 3। थोड़ी देर पहले हमने 41 सबसेक्शन 2 देखा था पावर जनरेटिंग यूनिट्स के केस में। दिस इज 41 सबसेक्शन 3। एंड लास्ट पॉइंट ये सेक्शन का कि अगर समझो आपने कोई असेट परचेज किया, किसके लिए? साइंटिफिक रिसर्च के लिए। रिसर्च के लिए ये असेट यूज हो गया, आपने पीएनएल में पूरा डेबिट भी कर दिया। अब ये असेट आपके कुछ काम का नहीं है, 2 ऑप्शंस थे, या तो बेच दो, बेच दोगे तो ये ट्रीटमेंट मैंने आपको सिखा दिया। बट आपने क्या सोचा, ये असेट अपन बेचे क्यों? एक काम करते, ये असेट अपने बिजनेस में यूज होगा, तो चलो ये असेट को अपन अपने बिजनेस में लेके आते हैं। मतलब अपन ने सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया, उसी में रिसर्च कर रहे थे अपन, तो अभी रिसर्च के लिए ये असेट यूज नहीं होने वाला था, तो अपन ने सोचा क्यों ना हम ये असेट बिजनेस में लेके आ जाए, क्योंकि अपने पास बिजनेस में पहले से ही ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये असेट ब्लॉक के अंदर चला जाएगा, क्योंकि असेट वैसा होना चाहिए जो बिजनेस में यूज हो सके। तो आपने असेट खरीदा क्यों था? रिसर्च के लिए। रिसर्च के लिए अब वो यूज हो चुका है, फिर आपने सोचा बेचने से अच्छा है अपन अपने बिजनेस में यूज कर लेते हैं, तो आप बिजनेस में ब्लॉक में लेके आए। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है, ये असेट जो ब्लॉक में आ रहा है उसकी आप वैल्यू क्या लिखोगे ब्लॉक में? तो उसकी आप वैल्यू लिखोगे नील। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही खरीद के पूरा का पूरा कॉस्ट पीएनएल में डेबिट कर दिया है। तो अब जब ये असेट आपके ब्लॉक में आ रहा है तो ब्लॉक में आप वैल्यू थोड़ी कुछ लिखोगे, वैल्यू लिख दी तो वापस उस पर डेप्री आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगा पता है, ब्लॉक के अंदर सिर्फ वैल्यू नील होगी, असेट आपके बढ़ेंगे बस, और कुछ नहीं होगा। ये वाले ब्लॉक में कौन से असेट्स हैं जो आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो? हाँ, बिजनेस के अंदर साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो असेट यूज करोगे उसका तो फुल कॉस्ट पीएनएल में डेबिट करने मिल जाएगा, समझा ना? तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने असेट यूज किया, उसके बाद बिजनेस के अंदर लेके आए, तो बिजनेस में उसकी वैल्यू क्या लिखोगे? तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया यहाँ पे, और ये फर्स्ट पार्ट है। आया समझ में? तो ये आपका कौन सा सेक्शन है? 35। क्या है? साइंटिफिक
रिसर्च। चलो लिख लेंगे ये सेक्शन। हो गया, इन हाउस रिसर्च हो गया लिख के। और
हाँ, इन हाउस रिसर्च दोनों में अलाउड है, ऑप्शनल डिफॉल्ट। यस नव्या। अच्छा, एक मैसेज नव्या ने भेजा था देव आपके और आर्यन के लिए। देव एंड आर्यन तो क्लास में होके भी टीपी करते हैं। सुना देव आपने? अच्छा, उसने एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया। बस बस नव्या, इतना सब नहीं लिखते हैं, बस।
डन। आर्यन हो गया? ओके चलो अब और एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 6.4। क्वेश्चन नंबर 3। नहीं, एक ही डाउट मुझे हर बैच में आता है कि सर ये जो अमाउंट पेड टू साइंटिस्ट है वो क्यों अलाउ हुआ है। तो पहली चीज तो ये पोस्ट कमेंसमेंट एक्सपेंस है, और पोस्ट कमेंसमेंट एक्सपेंस में सारे ही अलाउड है। उधर तो जरूरी नहीं है ना वो एम्प्लॉई हो, वो जरूरी नहीं है, वो चीज ध्यान में रखना। ठीक है, ओके चलो अभी कल कंटिन्यू करते हैं अपन, कल कर लेंगे। कल का लेक्चर थोड़ा सा हैवी रहेगा, एक बड़ा सेक्शन है कल जो अपने को डिस्कस करना है। प्रॉपर एकदम फ्रेश होके बैठना, चाय वाय पी लेना ब्रेक में, ठीक है। चलो बाय बाय फ्रेंड्स।